Welcome to the course Industrial Process Control. We are discussing about programmable logic controllers. Now in this lecture we will discuss some programming instructions. Programming instructions में क्या आएंगी हमारी bit logic, यानी bit logics अभी हम देखेंगे जिसमें हम जो है bits के ऊपर जो डिजिटल लॉजिक अप्लाई करते हैं उसके मतलब अभी हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो दो कॉन्टेक्ट्स हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, ये तो कंट्रोल सिस्टम की बेसिक्स हैं जी, जिसके मतलब आपको लाजमी मालूम होना चाहिए कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज। तो सीमेंस के अंदर हमें पता है कि इसी तरह यूज़ होते हैं NONC, जबकि जो एक एलन ब्रेडले का जो है आर्किटेक्चर जिसमें RS लॉजिक्स यूज़ होते हैं उसके अंदर इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी उसको हम बोलते हैं एग्जामिन इफ़ ओपन और एग्जामिन इफ़ क्लोज्ड। यानी नॉर्मली ओपन की जगह आ जाता है एग्जामिन इफ़ क्लोज और नॉर्मली क्लोज की जगह आ जाता है एग्जामिन इफ़ ओपन। तो एनी हाउ अभी हम सीमेंस पे ही रहेंगे क्योंकि हमारी जो लैब है वो भी सीमेंस के ऊपर बेस कर रही है S7 1200। अच्छा, तो ये एक बिट को रिप्रेजेंट करता है आपका कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अच्छा, इसी तरीके से जो कॉइल होती है, कॉइल आपकी जो आउटपुट कॉइल है वो दो तरह से के कॉन्टैक्ट होते हैं, एक आउटपुट कॉइल और एक इन्वर्टेड आउटपुट कॉइल। यानी इस पे अगर 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 इसको वन करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, वन करने से ये एक्टिवेट होगी, ज़ीरो पे ये डीएक्टिवेट है। और जबकि इन्वर्टेड वाली ज़ीरो पे एक्टिवेट है और वन पे डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा थ्योरेटिकली ऊपर लिखा भी हुआ है इसके मतलब, ये आप जो है यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी सेट बिट और रीसेट बिट। सेट बिट क्या होती है कि आप जो है अगर इसको वन मिले तो ये सेट हो जाएगी, यानी ये कॉइल टाइप ही है, मतलब इसको आप कॉइल कह सकते हैं कि इसको अगर सप्लाई मिलेगी तो ये बिट वन हो जाएगी। सेट मीन्स बिट क्या होगी आपकी वन, और रीसेट कर देंगे तो वो बिट ज़ीरो हो जाएगी। यानी अगर आपने किसी बिट को सेट किया हुआ है तो उसको फिर आपको उसको रीसेट भी करना होगा। अच्छा, when set is activated the data value at the out address is set to 1. When S is not activated out is not changed. अच्छा, आगे हम चलते हैं आगे। इसमें सेट रीसेट के बाद एक आता है फ्लिप फ्लॉप्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगेन आप देखेंगे इसके अंदर जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो है DLD। तो DLD के ऑनलाइन लेक्चर्स भी मेरे अवेलेबल हैं, अगर आप अपनी रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे DLD के लेक्चर्स भी आप स्टडी कर सकते हैं। PLC के अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी और लेटर से, और स्पेशली जो DCS की प्रोग्रामिंग है जिसमें फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स यूज़ होती हैं, FBDs, तो वो सारी की सारी गेट्स से बनती हैं और वो सारी की सारी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पे बेस करती हैं। तो DLD का कोर्स आपको मस्ट आना चाहिए अगर आप अच्छे PLC के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं PLC में, तो DLD आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स। इसमें क्या होगा कि दो तरह के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, RS फ्लिप फ्लॉप्स जो इसमें यूज़ होते हैं और SR फ्लिप फ्लॉप। ये RS और SR में क्या फ़र्क होता है, ये प्रायोरिटी का फ़र्क होता है कि जैसे आपकी प्रायोरिटी किस बिट की है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सेट ज़ीरो है, रीसेट वन है, तो क्यू बिट आपकी ज़ीरो होगी। इसी तरीके से सेट वन है और रीसेट ज़ीरो है तो क्यू बिट आपकी वन होगी। अच्छा, अगर सेट बिट भी वन हो जाए, रीसेट बिट भी वन हो जाए, दोनों बिट्स साइमल्टेनियसली वन हो जाए, अब आपका डिसीजन क्या होगा? अब डिसीजन होगा प्रायोरिटी की बेसिस पे कि प्रायोरिटी किस बिट की है। जिसकी प्रायोरिटी होगी वो वाली, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी आउटपुट आएगी। अब जैसे RS के अंदर इसमें वो बता रहा है कि RS इज़ अ सेट डोमिनेंट लैच। अब इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये है S7 1200 में कि RS में जो प्रायोरिटी है वो S वाले की है, यानी जिसकी प्रायोरिटी वो बाद में लिखा हुआ है। RS is a set dominant latch where the set dominates. If set and reset signals are both true, the output address out will be 1. ठीक है, इसी तरीके से SR है कि SR is a reset dominant latch where the reset dominates. If S and R1 R1, आप ये भी देखेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी होगी उसके साथ 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा RS1 और SR1। ठीक है, SR1 is a reset dominant latch where the reset dominates. The out parameter specifies the bit address that is set or reset. The optional
आउटपुट क्यू रिफ्लेक्ट्स द सिग्नल स्टेट ऑफ द आउट एड्रेस क्यू। अच्छा ये देखें इसका ट्रूथ टेबल है कि S10 R0 प्रीवियस स्टेट, ठीक है, S10, ठीक है, ये S1R, ठीक है, इसमें S1 की प्रायोरिटी होगी, S1 की प्रायोरिटी है, तो इसमें आप देखें 0 1, इसमें आउटपुट 0 होगी क्योंकि रीसेट 1 है, और इसमें सेट 1 है, रीसेट 0 है, तो आउटपुट आपकी 1 है। जबकि फाइनल में क्या है कि सेट 1 है, रीसेट 1 है, तो आउट आपकी 1 है। वाई? बिकॉज आपकी प्रायोरिटी सेट की है। और S1R इसको आप किस तरह लिखोगे, RS फ्लिप फ्लॉप, RS जिसकी प्रायोरिटी उसको बाद में लिख रहे हैं हम, RS S की प्रायोरिटी है। इसी तरीके से SR R की प्रायोरिटी है। अगेन ये डिफरेंट होता है, ये सीमेंस की दूसरे जो है मॉडल उसमें डिफरेंट है। इस मॉडल के अंदर जो है SM1200 उसमें इस तरह से इसने इसको डिफाइन किया हुआ है। अच्छा जी, SR1 00 प्रीवियस स्टेट 010 100 और 110। देखें S भी 1 है, R भी 1 है, तो लेकिन आउटपुट 0 है। क्यों? क्योंकि रीसेट की प्रायोरिटी है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज क्या होता है? पॉजिटिव एज ये होता है कि जब आपकी बिट लो से हाई हो रही थी तो उस सूरत में क्या होगा कि वो एक्टिवेट होगी, यानी उसकी जो लॉजिक होगी बैकएंड पे वो ट्रू होगी। और नेगेटिव एज में क्या होगा कि जब हाई से लो हो रहा होगा आपका बिट, तो उस पर आपकी जो है वो ट्रू कहलाएगी। ये देखें जैसे ये पी कॉन्टैक्ट है, ये 1 कब होगा? जब लो से हाई होगा, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एज, यानी ऊपर की तरफ एज आएगा, ऊपर। अच्छा, और नेगेटिव एज क्या होगा? जब ऊपर से नीचे आपका सिग्नल आएगा, हाई से लो होगा, तो ये नेगेटिव एज ट्रू हो जाएगा तब। अच्छा, तो ये है लैडर में। और अगर एफ में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आपको जो PLC सिखाते हैं वो लैडर में सिखाते हैं, और जो नेक्स्ट कोर्स है हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, उसके अंदर हम आपको एफ के अंदर जो है ये करवाएंगे, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। आपके जो DCS है जिसमें मैंने काम किया था फॉक्सपोर इन्वेंसिस का, उसमें सारी की सारी प्रोग्रामिंग एफ में थी, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर। ये इससे पिछले वीक में इसका मैंने आपको इंट्रो भी दिया था कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स को हम कैसे लिखते होते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से आपका जो कॉन्टैक्ट कॉइल्स है उसमें भी है पी, यानी पॉजिटिव एज पे ये आउटपुट 1 हो जाएगी, ये ऊपर वाले इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं, और ये नेगेटिव एज पे 1 होगी, ठीक है। और इसकी जो FPD होगी फेस उस तरह का होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो है टाइमर्स की तरफ हम आते हैं कि टाइमर्स क्या होते हैं। देखिए, टाइमर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लॉजिक का जो बैकबोन है वो है टाइमर्स। टाइमर्स कितनी तरह के होते हैं? टाइमर्स जो है 4 तरह के हम इसमें स्टडी करेंगे। एक पल्स टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, और रिटेंटिव टाइमर जिसमें टाइम रिटेन हो जाता है। अच्छा, पल्स टाइमर ये देखें जो कि एक पल्स जनरेट करेगा, जैसे इसको आप सिग्नल देंगे, इसने खास एक पल्स जनरेट करनी है एक सर्टेन सेकंड्स की, और बस इसने पल्स एक जनरेट करनी है। उसके बाद इसने, यानी पल्स जब जनरेट करेगा तो इसकी लो से हाई हो जाएगी आउटपुट, उसके बाद दोबारा लो हो जाएगी। ऑन डिले टाइमर क्या करेगा कि ऑन डिले टाइमर को जब आप इसको इसको इनपुट देंगे तो ये फ़ौरन ऑन नहीं हो जाएगा, ये थोड़े टाइम के बाद ऑन होगा, जिसको ऑन डिले कहते हैं। लेकिन ऑफ फ़ौरन हो जाएगा, यानी फ़ौरन ऑफ फ़ौरन हो जाएगा लेकिन ऑन थोड़ी देर के बाद होगा। अच्छा, ऑफ डिले टाइमर क्या होगा? टी ऑफ क्या करेगा? टॉफ, इसको आप टॉफ टॉन टॉफ कह सकते हैं, या ऑफ डिले टाइमर। अब ऑफ डिले टाइमर को जब ऑन करेंगे तो ये फ़ौरन ऑन हो जाएगा, लेकिन जब इसको आप ऑफ़ करेंगे तो फ़ौरन ऑफ नहीं होगा, कुछ देर के बाद ये ऑफ होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑफ डिले टाइमर। और फोर्थ टाइमर क्या है आपका? रिटेंटिव जो है टाइमर। रिटेंटिव टाइमर का क्या मतलब है कि इसके अंदर एक होता है टाइमिंग बिट, ठीक है, टाइमिंग बिट जो कि टाइम को काउंट कर रही होती है वो। ये आगे हम देखेंगे इसकी टाइमिंग डायग्राम से कि रिटेंटिव टाइमर कैसे काम करता है, कि ये अपना टाइम जो जितना भी चला होता है ना, ये अपने होल्ड कर लेता है। बाकी टाइमर क्या होते हैं कि अगर आप उसको चल रहा हो, टाइमिंग बिट चल रही हो, लेकिन अगर आप उसको बंद कर दें तो वो टाइमिंग बिट इसकी ज़ीरो हो जाती है, और जब आप उसको दोबारा चलाते हैं तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। जबकि रिटेंटिव टाइमर में वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, वो जहाँ तक पहले चली थी वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है, फिर वहाँ से वो टाइमिंग बिट दोबारा शुरू होती है, तो इसको बोलते हैं रिटेंटिव टाइमर। ये हर टाइमर की एक एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस टाइमर्स की हैं। अगर आप इंजन के कंट्रोल सिस्टम पे काम करते हैं, कंप्रेसर पे काम करते हैं, गैस टरबाइन पे काम करते हैं,
तो उनमें टाइमर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे लूब ऑयल का पंप है, इतने जब जैसे आपने उसको ऑन कमांड दी तो आपकी डीसी स्टार्टर मोटर चलेगी, इतने टाइम के लिए चलेगी, फिर उसमें फिर लूब ऑयल का पंप चलेगा, इतने टाइम के लिए चलेगा। जब लूब ऑयल का पंप जो है बंद होगा तो उसके बंद होने के बाद फलानी चीज़ इतने टाइम के बाद बंद होगी। मतलब इन सारे टाइमर्स की इंतहाई एप्लीकेशंस हैं। तो जिसको टाइमर नहीं आता उसको पीएलसी नहीं आती। पीएलसी के लिए ज़रूरी है कि आपको टाइमर आए, आपको डीएलडी आनी चाहिए, आपको टाइमर्स आने चाहिए। और आगे हम काउंटर भी पढ़ेंगे, काउंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमर्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये देखें, ये इसमें एक हम देख रहे हैं। अच्छा, इसकी मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें देखने में मसला हो रहा है जी। अब इसके अंदर आप देखें कि ये एक टाइमर है आपका जो है पल्स टाइमर है। पल्स टाइमर में क्या किया आपने, जैसे इनपुट दी इसको तो इसकी आउटपुट 1 हो गई। और एक पीटी टाइम क्या होगा, टाइमर का जो एलैप्स टाइम है इसको पीटी बोलेंगे। पीटी टाइम के लिए ये चली, ठीक है। उसके बाद टाइमर को आपने ऑन किया हुआ, लेकिन ये अपने जो इसको अपने टाइम इसमें डिसाइड है जितना उतना इसने चलना है। फिर इसी तरीके से जब आपने इसको दोबारा इनपुट देंगे तो ये दोबारा चलेगा। भले आपने इनपुट बीच में बंद कर दिया, यानी कुछ टाइम के बाद आपने इनपुट इसकी हाई से लो कर दिया, लेकिन ये चलेगा। ये इसका फ़र्क है कि पल्स टाइमर को जैसे ही आपने इनपुट देनी इसने चल पड़ना है, और कितना चलना है जितना आपने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। और ये देखें, ये इसकी टाइमिंग बिट है बेसिकली ना, जो लैप्स टाइमर ईटी बिट है। ये बिट जो है ये काउंटिंग आपकी टाइमिंग बेसिकली शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ये टाइमर का टाइम है। अच्छा, तो ये है पल्स टाइमर। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम ऑन डिले टाइमर। अब ऑन डिले टाइमर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखें, जैसे आपने इसको इनपुट दी तो क्यू बिट फ़ौरन ऑन नहीं होगी, थोड़े से टाइम के बाद ऑन होगी। ये देखें पीटी, ये इसका टाइम है जितना आपने पीटी डिसाइड किया होगा इसके अंदर, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है। तो ये पीटी के बाद 1 हो गई। और इसके दौरान क्या होगा कि टाइमर की टाइमिंग बिट जो है वो आपने, ये टाइमर अपनी टाइमिंग की काउंटिंग शुरू कर देता है, ये टाइमर टाइम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि टाइमर बिट आप टाइम को जब इनपुट ऑफ किया आपने 1 से 0 की, तो ये फ़ौरन बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये फ़ौरन बंद हो गया, इसमें कोई डिले नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आपने दोबारा इसको ऑन किया, इसको दोबारा इनपुट दी, लेकिन आपने थोड़ी ही देर के बाद इसकी इनपुट दोबारा ज़ीरो कर दी। यानी इतनी इनपुट के दौरान पीटी तो चला ही नहीं इतना, मतलब ये जो ईटी है ये पीटी तक गया ही नहीं है, तो आपने पहले बंद कर दिया। तो इसलिए टाइमर की Q1 नहीं होगी। टाइमर Q1 तब होगा जब पीटी टाइम elapse होगा, तब ही Q ने 1 होना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फिर आपने 1 कर दिया और ये 1 रहा इसमें पीटी टाइम तक, तो ये दोबारा जो है। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करें कि शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 0 से ही शुरू हो रहा है। मतलब जब आपकी इनपुट आपने फ़ौरन बंद कर दी थी तो ये दोबारा 0 पे चला गया था, और फिर 0 से दोबारा शुरू हुआ है और अपना पीटी तक गया है। इस तरह से ये एक टाइमिंग डायग्राम एक ऑन डिले टाइमर को बेहतरीन एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, आगे देखते हैं हम ऑफ डिले टाइमर। अब ऑफ डिले टाइमर में क्या होता है कि जैसे आपने इनपुट दी तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट फ़ौरन 1 होगी। जैसे इनपुट दी आउटपुट फ़ौरन 1 हो गई। और ये आप देखें कि जब आपने इसको ऑफ़ किया तो फिर टाइमर फ़ौरन ऑफ नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद टाइमर ऑफ होगा पीटी के बाद, ठीक है। तो पीटी के बाद टाइमर बिट जो है ऑफ हुई है। अच्छा, फिर आपने इसको ऑन किया, फ़ौरन ऑन होगी, और फिर आपने इसको बंद किया तो अभी पीटी टाइम पूरा नहीं हुआ था कि आपने इसको दोबारा ऑन कर दिया, जिसकी वजह से क्यू बिट 1 ही रहेगी, ठीक है। तो ये देखें, ये इस टाइम का इतना होना ज़रूरी है, ईटी का इलैप्स टाइम का पीटी तक जाना ज़रूरी है क्यू बिट में चेंज लाने के लिए। अगर पीटी तक नहीं जाता तो क्यू बिट आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका ऑफ डिले टाइमर, ठीक है, जो ऑफ होने पे डिले देता है। थर्ड इज़ रिटेंटिव टाइमर। उसको देखें ज़रा, रिटेंटिव टाइमर कैसे काम करेगा। देखें, आपने इनपुट दी, ठीक है, तो टाइमर चला, पीटी आपका ये है, तो आपका टाइमर चला, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी इनपुट बंद कर दी, फिर आपने इनपुट दी, फिर टाइमर चला। लेकिन यहाँ पे टाइमर कांस्टेंट हो गया, टाइमर ज़ीरो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा था, इससे पहले टाइमर ज़ीरो हो जाता था। रिटेंटिव टाइमर में ईटी ज़ीरो नहीं हो रहा, रिटेन कर रहा है। फिर इनपुट दी,
फिर उसने काउंट जो है टाइमिंग शुरू कर दी, फिर ज़ीरो, फिर मैं रिटेन किया। ये क्या किया? रिटेन, ज़ीरो नहीं हुआ, रिटेन हुआ। फिर इनपुट दी, फिर इसने टाइमिंग शुरू की, और जब ये पी टी के बराबर होगा क्यू वन हो जाएगा। ये देखें, जैसे ये पी टी के बराबर हुआ यहाँ पे, तो क्यू आपका वन हो गया। और अगर आपने इसकी क्यूबिट को रीसेट करना है तो आप रीसेट को इन सिग्नल देंगे, यानी जैसे आप रीसेट को सिग्नल देंगे तो आपकी क्यूबिट ज़ीरो हो जाएगी। तो ये टाइमिंग डायग्राम आपको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको मस्ट आनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हम काउंटर्स के ऊपर। काउंटर जो है कितनी किस्म के होते हैं? बेसिकली दो तरह के होते हैं, काउंट अप और काउंट डाउन, ठीक है। और तीसरा काउंटर होता है जो इन दोनों से मिला के बना हुआ है, काउंट अप डाउन, ठीक है। काउंट अप, काउंट डाउन, काउंट अप डाउन। मिसाल के तौर पे आप एक पेप्सी के एक प्लांट में हैं, ठीक है, और आपने अपने काउंटिंग करनी है बॉटल्स की, कि बॉटल्स जो हैं, जब बॉटल्स की आपने काउंटिंग करनी है कि कितनी बॉटल्स जो हैं वो आपके सामने से पास हुई हैं, एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल, चार बॉटल, तो आपको क्या लगाना होगा? आपको काउंटर लगाना होगा, अप काउंटर, जो कि अप काउंट करता रहे। और इस तरीके से डाउन काउंटर है कि जहाँ पे आपने जो है डाउन काउंटिंग करवानी है, ठीक है। और काउंट अप डाउन क्या होगा? जहाँ पे आप दोनों टाइप्स की जो है वो काउंटिंग करवा सकते हैं। अच्छा, तो काउंट अप, काउंट डाउन और काउंट अप डाउन, काउंट अप, काउंट डाउन और काउंट अप डाउन, ठीक है। ये ब्लॉक्स हैं, लैडर और एफबीडी में सेम है। तो इसके हम डायग्राम देखते हैं। टाइमिंग, ये इसके डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब अप काउंटर है, उसके अंदर आपका पीवी है 3। पीवी का मतलब है प्री सेट वैल्यू, प्री सेट वैल्यू 3। 3 का मतलब ये है कि अगर आपका काउंटर जब 3 काउंट कर लेगा तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो इसमें क्या, काउंट अप, ठीक है। यहाँ पे आप सेंसर लगाओगे, इस बिट के साथ आप क्या लगाओगे? इस इनपुट के साथ सेंसर लगाओगे। ये इसकी रीसेट बिट होगी और ये इसकी सीवी वैल्यू होगी जो काउंटर के अंदर होगी, ठीक है। पहली बॉटल आई 1, दूसरी बॉटल आई 2, तीसरी बॉटल आई 3। अब जैसे 3 हुआ, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे जैसे 3 हुआ क्यू क्या हो जाएगा? 1। यानी आपको यहाँ पे कोई आप एक्चुएटर लगा सकते हैं, ये रोबोटिक आर्म लगा सकते हैं यहाँ पे, या इसके साथ कोई इंडिकेशन लगा सकते हैं कि जो आपको बता दे कि जी 3 बोतलें हो गई हैं, अब आप अपना डब्बा पैक कर लें, ठीक है। तो मुख्तलिफ लॉजिक आप इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है अप काउंटर। अच्छा, अब 3 से ऊपर अगर काउंटर आ जाए, जैसे ये एक और बॉटल आ गई, तो क्यू तो 1 ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीवी के बराबर होना चाहिए। जैसे ही आपका सीवी काउंट वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर होगी, क्यू आपका 1 हो जाएगा। और अगर आपने इसको काउंटर की वैल्यू को दोबारा रीसेट करना है, तो रीसेट जो है उसको आप इनपुट देंगे, यहाँ पे एक बटन लगा दें, इस बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये काउंटर आपका दोबारा ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं काउंट डाउन वैल्यू। ये लिखा भी हुआ ऊपर सारा कुछ, तो आप पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सी डी है, यहाँ सी यू लिखा हुआ है, बेसिकली ये सी डी है, काउंट डाउन। अच्छा, काउंट डाउन वैल्यू में क्या होगा कि पहले आपको इसको लोड करवाना पड़ेगा, जिसको आपने काउंट डाउन करना है। तो लोड, जब आप पहले लोड करेंगे इसको, लोड ऐसे ही जैसे आप इसको लोडिंग करते हैं, जैसे बैलेंस आप करवाते हैं अपने मोबाइल पे, ठीक है। इसी तरीके से आपने लोड किया तो काउंटर के अंदर लोड होगी 3। अब एक बॉटल आई, सेंसर, अब इस सेंसर ने क्या करना है? डेक्रीमेंट करना है। काउंट अप में क्या कर रहा था? इंक्रीमेंट। काउंट डाउन में क्या करेगा? डिक्रीमेंट, कम करेगा। 3 से कितना हो गया? 2। फिर एक और बॉटल आई, 2 से 1, फिर एक और बॉटल आई, 1 से 0। अब जैसे ही 0 होगी इसकी क्यूबिट 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देखें, जब ये 0 थे क्यूबिट 1 थी, यानी ये क्यू क्या है? सीवी का आपका, आप यूँ समझ लें कि ये इसका इसका वो है, इन्वर्टेड है, व्हेन सीवी इक्वल योर पीवी, ठीक है। यानी जब क्यू सीवी 0 होगी तो क्यू 1 होगी, ठीक है। अदरवाइज जो है, जब आपने इसको लोड किया तो आप डिक्रीमेंट करते कि जब ये 0 हुई, जैसे ही 0 हुई तो आपकी क्यूबिट 1 हो जाएगी। फिर आपने दोबारा लोड कर दिया इसको, देखें दोबारा लोड किया तो आपकी जो सीवी है वापस 3 पे आ गई और आपकी जो क्यूबिट है वो 0 हो गई। यानी काउंट डाउन टाइमर की क्यूबिट
जो है तब 1 होगी जब आपका CV वैल्यू 0 होगी। तो ये था काउंट डाउन टाइमर। अच्छा, दूसरा टाइमर आता है काउंट अप डाउन। इसमें दोनों टाइमर्स, दोनों फीचर्स हैं, अप काउंटिंग के भी हैं, डाउन काउंटिंग के भी हैं। अच्छा, और इनकी अलग अलग पोर्ट्स भी होती हैं, वो भी हम देखते हैं। अब जैसे इसमें नोट कर लें कि PV कितना है 4, यानी जब 4 होगा काउंटर की वैल्यू 4 होगी तो इसकी जो क्यू बिट होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, इसमें क्यू बिट्स भी दो होती हैं, QU और QD। क्यू अप काउंटर वाली और क्यू डाउन काउंटर वाली। अच्छा, और एक लोड होगा इसके अंदर, रीसेट भी होगा, यानी यूँ समझने का ये दोनों टाइमर जो पीछे हमने पढ़े हैं उनको जो इकट्ठा जोड़ दिया हुआ है। अच्छा, अब काउंट अप किया तो पहले CV कितना था 0, जब CV 0 था तो QD क्या हो जाएगा 1, डाउन काउंटर वाला। अच्छा, जैसे एक बॉटल आई, ये इंक्रीमेंट हो गया काउंट अप वाला, काउंट अप वाले में बॉटल आई तो CV इंक्रीमेंट हुआ, फिर दूसरी बॉटल आई, फिर दोबारा इंक्रीमेंट हो गया, तीसरी बॉटल आई इंक्रीमेंट, चौथी बॉटल आई, ठीक है, और उस पर 4 हो, जैसे 4 होगा PV आपने 4 सेट किया होगा तो QU क्या हो जाएगा 1, QU क्या हो जाएगा 1, और QD क्या होगा, ये 0 ही रहेगा। QD 1 कब होगा, जब CV 0 होगा तभी इसने 1 होना, अदरवाइज इसने 0 ही रहना है। तो QU 1 हो गया, फिर एक और बॉटल आ गई, 5 चला गया, कोई बात नहीं, QU 1 ही रहेगा। अच्छा, अब डेक्रीमेंट किया आपने, डेक्रीमेंट किया यहाँ पे, इसको आप कह लें रिवर्स में कोई बॉटल कर लें या कोई भी लॉजिक इसमें लगा लेंगे। डेक्रीमेंट किया आपने, इनपुट इसको दे दी, तो 5 से क्या हो गया 4, फिर डेक्रीमेंट किया 3। अच्छा, अब ये देखें 4, जब आपका PV 4 था क्यू आपका 1 रहेगा, जैसे 4 से 3 पे आया तो CV PV से कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका QU 0 हो गया। लेकिन फिर एक बॉटल आ गई या कुछ हो गया जिससे, अच्छा फिर आपने क्या किया, फिर इसमें लोड का सिग्नल दिया, यानी बॉटल नहीं आई, लोड का सिग्नल दिया। लोड जैसे आपने किया, जैसे आप लोड करोगे तो इसमें लोड हो जाएगी वैल्यू। लोड से क्या मुराद है, जो इसमें आपने वैल्यू लोड करवानी है, PV लोड हो जाएगी इसके अंदर, जो प्री सेट वैल्यू कितनी है 4, तो इसमें 4 हो गई, जैसे PV 4 होगी Q दोबारा 1 हो जाएगा, Q अप वाला क्योंकि 4 हो गई है। फिर बॉटल आई एक 5 हो गया, तब भी Q 1 रहेगा। अच्छा, फिर आपने क्या किया, रीसेट, जैसे आपने रीसेट दबाओगे तो CV क्या हो जाएगा 0, जब CV 0 होगा तो QD क्या हो जाएगा 1। तो ये देखें, जैसे आपने रीसेट इसको ऑन किया तो CV 0 हो गया और QU भी 0 हो गया और QD आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ये था अप डाउन काउंटर, बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग डायग्राम है जो कि इसको एक्सप्लेन करती है। अच्छा, इसके अलावा जो है अर्थमेटिक फंक्शंस भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। PLC में हम कंप्यूटेशंस करवा सकते हैं, जैसे ऐड, आप दो नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं, दो इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं, इन वन डिवाइडेड बाई इंटू, और उसका आगे आंसर आ जाएगा फ्लोटिंग नंबर। इसी तरीके से मॉडुलस ले सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, और नेग, नेग का मतलब ये होता है इन्वर्ट फंक्शन, नॉट गेट। अच्छा, फिर उसके बाद आगे एनालॉग जो होती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़, उसके अंदर हमने देखा है कि स्केल एक्स और नॉर्म एक्स जो है, ये दो कमांड्स काफ़ी यूज़ होती हैं इसमें, TIA पोर्टल में 7-1200 में। स्केल एक्स क्या करता है कि आपकी वैल्यू की स्केलिंग करता है, और नॉर्म एक्स क्या करता है, ये नॉर्मलाइज करता है, यानी इसको 0 से 1 के दरमियान लेकर आता है। ठीक है, तो स्केल एक्स का ये फार्मूला होता है, वही y इज इक्वल टू MX प्लस C लगा के जो है वो आप ये निकाल सकते हैं। ये स्लोप आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस ये y इंटरसेप्ट, और जो नॉर्म एक्स होता है ये क्या करता है कि ये उसको डिफाइन करता है 0 से 1 में। अच्छा, स्केल एक्स और नॉर्म एक्स, ये हमने आपके लैब में भी इसकी प्रैक्टिस काफ़ी की हुई है। इसके अलावा मेरी जो वीडियो है, ट्रेनिंग वीडियो PLCs के ऊपर, उसमें भी ये बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है इसकी स्केलिंग का। स्केलिंग याद रखिएगा, स्केलिंग जो होता है कि आपकी जो एनालॉग क्वांटिटीज़ होते हैं उसको स्केल करना होता है हमें। जैसे एनालॉग इनपुट को जब आपने PLC से लगाना है तो PLC में क्या होगा कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होगी, जिसमें वो जो वैल्यू है वो 0 से लेके 27649 में कन्वर्ट होगी। अब उस 200226 जो भी 27649, उसको आप क्या करोगे, नॉर्मलाइज करोगे। ठीक है, उसको आप नॉर्मलाइज करोगे, स्केल करोगे। ठीक है, ये बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं दूसरी सेपरेट वीडियो के अंदर। अच्छा,
अब हम फर्दर इसकी डिस्कस करते हैं एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये तो हमें पता है कि एंड लॉजिक क्या होती है, ठीक है, जब दोनों इनपुट्स आपके वन होंगे आउटपुट वन होगी। और लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करनी है और नॉट लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करनी है, ये से लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। अच्छा, नैंड जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नैंड की ये आपके सामने शो हो रहा है कि नैंड लॉजिक इंप्लीमेंटेड है, जिसमें आप जो है एंड के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है, एंड के बाद नॉट लगा लें, ठीक है। तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नैंड का ये वाला ट्रुथ टेबल बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, और नॉर को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर को जो है वो इस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसका ये ट्रुथ टेबल बना हुआ, ये बड़ा इजी है, अगर आप इसको ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर लें। तो नैंड की और नॉर की जो लॉजिक बनेगी, ये आई थिंक एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन आया था। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट आपका कैसे बनेगा। ये एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन बन जाएगी ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लूसिव जो है और गेट होगा, जब वन वन होगा तो ज़ीरो 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 पे ज़ीरो, वन ज़ीरो पे वन, और ज़ीरो वन पे वन। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट की जो है एक लॉजिक लेटर के अंदर बनी हुई है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, इसमें एक इनपुट से दो आउटपुट आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, एक इनपुट देंगे तो दो आउटपुट्स उससे कंट्रोल हो रही हैं। अच्छा, अब इधर इधर देखें ज़रा, इसके अंदर जब आप इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट ए जो है ये तो कंट्रोल हो जाएगी इससे, यानी आउटपुट ए इज़ इक्वल टू इनपुट ए। लेकिन आउटपुट बी जो है उसमें एंड गेट होगा, मतलब दोनों इनपुट्स का वन होना ज़रूरी है। तो पहले ये वन होगी, उसके बाद जब ये वन होगी तब आपकी आउटपुट वन होगी। तो आउटपुट ए इज इक्वल टू ए, आउटपुट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ए एंड बी। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन देखते हैं, ये भी एक हमारे पास एक लॉजिक है जिसमें हम देख रहे हैं कि ए बी क्या है, एंड ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, और विद सी, फिर डॉट डी बार डॉट ई डॉट एफ बार इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये देखें, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी बार प्लस डॉट ई डॉट एफ बार इज इक्वल टू क्यू। तो ये है इक्वेशन बूलियन एक्सप्रेशन के, अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया जाए और आपको कहा जाए कि जी इसकी लैडर बना दें, तो ये उसकी लैडर होगी। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, बड़ी आसान एग्जांपल और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक ऑयल पंप मोटर है और एक मेन मोटर है, ठीक है। PLC ladder practice problem providing lubricant for the gearbox before the lathe spindle starts to run, which aims to ensure that the oil pump motor starts first, the main motor starts subsequently। ठीक है, तो पहले आपने ऑयल मोटर चलानी है, ऑयल पंप पहले लुब्रिकेशन हो जाए उसकी, ठीक है, लूब ऑयल पंप चलानी है, फिर मेन मोटर चले। तो इसकी लॉजिक, इसमें पहले इनपुट्स क्या होंगी, X0 स्टार्ट पुश बटन टू स्टार्ट ऑयल मोटर, स्टार्ट पुश बटन टू स्टॉप मेन मोटर। अच्छा, और इसमें X2 क्या है, स्टॉप पुश बटन टू स्टॉप ऑयल पंप मोटर, और X3 क्या है, स्टॉप पुश बटन टू स्टॉप मेन मोटर। अच्छा, ये स्टार्ट होगा, ये टाइपो एरर है, स्टॉप नहीं है, स्टार्ट है। अच्छा जी, नंबर ऑफ PLC आउटपुट्स क्या हैं, ऑयल पंप मोटर एक आउटपुट होगी जो कॉन्ट्रैक्टर को बेसिकली जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्टर की कोयल को सप्लाई जाएगी तो वो ऑन हो जाएगा, मोटर चल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये ऑयल पंप मोटर का कॉन्ट्रैक्टर है और ये मेन मोटर का कॉन्ट्रैक्टर होगा। ये डॉल स्टार्टर है, आप इसको कह सकते हैं, DOL स्टार्टर लगा होगा। अच्छा, अब इसकी हम देखते हैं प्रोग्रामिंग किस तरह से हुई हुई है। स्टार्ट ऑयल मोटर को आपने प्रेस किया, ठीक है, इसको इनपुट को वन किया, तो क्या होगा, आपकी ऑयल मोटर जो है लैच हो जाएगी, ठीक है, ये लैच हो जाएगी, Y0 से लैच होकर चल जाएगी। तो पहले आपकी ऑयल मोटर चलेगी। अच्छा, अब ऑयल मोटर जब चलेगी तो ऑयल मोटर का कॉन्टेक्ट क्या है कि ऑयल मोटर का चलते रहना ज़रूरी है, मतलब इस लॉजिक के अंदर ऑयल मोटर का चलना ज़रूरी है। तो जब ये वन हो जाएगी तो ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये भी आपका क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्लोज़ होगा, ठीक है, तो फिर आप मेन मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मेन मोटर आपकी लैच हो जाएगी। जैसे आपकी ऑयल मोटर बंद होगी तो आपकी मेन मोटर भी बंद हो जाएगी, ठीक है। यानी बेसिकली इंटरलॉक है, यानी मेन मोटर इज़ इंटरलॉक विद दी ऑयल मोटर, कि ऑयल मोटर पहले चलाओ,
वो चल रही होगी तो मेन मोटर चलाओ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की बेसिक सेंस बन रही है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है, ये आपने इसको स्टडी कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास जो है प्रोडक्शन सिस्टम है, सेंसर लगा हुआ है, फोटो सेंसर, IR बेस्ड सेंसर लगा हुआ है। द प्रोडक्शन लाइन में बी पावर्ड ऑफ एक्सीडेंटली और टर्नड ऑफ फॉर नोन ब्रेक। द प्रोग्राम इज़ टू कंट्रोल द काउंटर लगाना है इसके अंदर, टू रिटेन द काउंटेड नंबर एंड रिज्यूम द काउंटिंग आफ्टर द पावर इज़ टर्नड ऑन अगेन। ठीक है, अगर लाइट चली जाए तो या जब लाइट एक्सीडेंटली चली जाए या दोपहर के वक्त अगर लाइट बंद की जाए तो जब दोबारा उसको चलाएं तो काउंटर जहाँ से बंद हुआ था वहीं से शुरू हो। when the daily production reaches 500, ये उसके हो जाएगी PV वैल्यू। The target completed indicator will be on to remind the operator for keeping a record. Press the clear button to clear the history records. ये वो रीसेट बेट है ये आपकी। द काउंटर विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ज़ीरो अगेन। ठीक है, ये सारा काउंटर है, काउंटर लगाना है इसके अंदर आपने। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट डिटेक्टिंग सेंसर, एक सेंसर लगा हुआ है, ये आपका IR बेस्ड आपका सेंसर है ये। ठीक है, इंफ्रारेड बेस्ड सेंसर है। और रीसेट काउंटर की इनपुट है, जो रीसेट का बटन एक लगाना है आपने, ये रीसेट का पुश बटन है। अच्छा, और PLC के आउटपुट क्या होंगी कि प्रोडक्शन काउंटर टारगेट कंप्लीटेड, यानी अगर अगर जो है 500 पूरी हो जाए डब्बे तो आप एक लाइट लगा सकते हैं जो उसके ऊपर लिख सकते हैं कि टारगेट कंप्लीटेड, और नंबर ऑफ PLC काउंटर रिक्वायर्ड, ये काउंटर आपको इसमें लगाना होगा। अब ये देखिए प्रोडक्ट सेंसर, ये सेंसर है, ये आपका काउंट अप्स, ये CU काउंट अप के साथ आपने लगाना है काउंटर की। तो ये आपका काउंटर की सेटिंग है 500। तो एक पैकेट आएगा तो इसकी CV 1 हो जाएगी, दूसरा आएगा तो 2 हो जाएगी, तीसरा आएगा जो 3 हो जाएगी। ठीक है, और जब CV PV के बराबर होगी तो इसकी जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगी तो टारगेट कंप्लीट कॉइल 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लाइट लगा सकते हैं, और अगर आपने इसको रीसेट किया, रीसेट का पुश बटन दबा दिया तो ये रीसेट हो जाएगा काउंटर। ठीक है, जो उसकी रीसेट में यूज़ करना है। तो ये सिंपल जो है। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये जर्नल दी हुई है, इससे पहले मैंने जो आपको काउंटर और टाइमर पढ़ाए हैं वो आपकी लैब के अकॉर्डिंगली जो S7 1200 है उसके हिसाब से पढ़ाए हैं। तो इनपुट्स सेम है इनकी ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट एग्जांपल आती है कि आपके पास एक प्लांट है जिसमें ये बॉटल्स जा रही हैं। फॉर एग्जांपल ये पेप्सी का प्लांट है। अब आप अब आपने देखना ये है कि यहाँ पे लॉजिक PLC से लगानी कि अगर कोई बोतल गिरी हुई हो तो वो आगे गिर जाए, डब्बे में चली जाए। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक मोटर लगाओगे और एक रोबोटिक आर्म लगाओगे, एक्चुएटर लगाओगे कि जैसे बॉटल उसको गिरी हुई मिले तो ये आगे इसको प्रेस करे। जैसे आप जाते हैं बच्चों के जो टॉयलैंड के अंदर जाते हैं उसके अंदर होता है ना कि कैंडीज़ आप सिक्का डालते हैं तो कैंडीज़ जो है वो आप गिराते हैं। तो इसी तरह से ये एक एक्चुएटर एक लगा हुआ है यहाँ पे। अब आपने इसको PLC से इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या क्या होगा कि 2 सेंसर आपने लगाने हैं, एक बॉटम पे और एक टॉप पे। ठीक है, तो अगर बॉटल सीधी है तो दोनों के दोनों सेंसर एक्टिवेट होंगे, दोनों 1 होंगे। और अगर बॉटल गिरी हुई है तो एक सेंसर जो X0 है वो एक्टिवेट होगा, X1 एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, इसको हमने अब आप आगे इम्प्लीमेंट करना है इसके साथ Y0 के साथ। तो X0 आपका एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स में हम इसको पढ़ेंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस तरह से काम करते हैं। ये प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि ये टच नहीं करते, जैसे लिमिट स्विच होते हैं, ये डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे कैपेसिटिव इंडक्टिव। ठीक है, और ये डिस्टेंस पे होते हैं, कैपेसिटिव और इंडक्टिव टाइप के जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं। अच्छा, X0 और X1, अब इसकी लॉजिक देंगे कैसे इंप्लीमेंट हुई है कि X2 का नॉर्मली ओपन प्रोग्राम में यूज़ किया और X1 का नॉर्मली क्लोज। अब X1 कौन सा है, X1 ऊपर वाला है, X1 ऊपर वाला है, X0 नीचे वाला है। अब जब ये बोतल गिरी होगी, ठीक है, तो ये ज़ीरो होगा, लेकिन इसका हमने कॉन्टैक्ट कौन सा यूज़ किया, नॉर्मली क्लोज, यानी ये कंडक्ट कर रहा है। तो अगर आपकी बोतल गिरी है तो उसका मतलब है X0 1 हो जाएगा, तो उसका नॉर्मली ओपन क्या हो जाएगा 1 1। ये कंडक्ट कर रहा है नॉर्मली क्लोज,
तो आपका एक्चुएटर चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी बॉटल सीधी है तो क्या होगा कि ये 1 होगी लेकिन ये 0 हो जाएगी, क्यों, इसका नॉर्मली क्लोज आपने यूज़ किया, तो ये जब एक्टिवेट होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेंडर पुश नहीं होगा। तो सिलेंडर पुश तभी होगा जब आपकी बॉटल गिरी होगी और सिर्फ आपका X0 ऑपरेट होगा। तो ये एक बॉटलिंग प्लांट की एक एग्जांपल थी पीएलसी के साथ, ये काफ़ी मशहूर एग्जांपल है। अच्छा, ये उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जिसमें आपका जो है इस लाइट को कंट्रोल करना है, वाई नॉट को। अब अगर पर्सन जो है द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द लैम्प व्हेन दे आर एट द बॉटम और एट द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस, ठीक है। अब आपके पास 2 स्विच हैं, इसके साथ आपने इसको कंट्रोल करना है, यानी अगर आप नीचे से इस बटन को ऑन करें तो ये ऑन हो जाए, और जब आप ऊपर जाएं तो इस बटन को प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाए। फिर इसी तरीके से अगर आप ऊपर से आते हैं तो इस बटन को आप प्रेस करें तो ये ऑन हो जाए, और ऊपर से जाकर जब नीचे जाते हैं तो इस बटन को प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाए। अब आपने इन 2 बटन्स के साथ इसको कंट्रोल करना है। तो इसकी लॉजिक हम कैसे बना सकते हैं, इसकी लॉजिक आप इस तरह से बना सकते हैं कि जब दोनों स्विच ऑन हों तो लैंप आपका ऑन हो जाए, ठीक है, और दोनों स्विच अगर ऑफ हों तो ये लैंप आपका ऑफ हो जाए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक पर्सन यहाँ से आता है, ये स्विच ऑफ है, तो वो इसको जैसे ही ऑफ करेगा तो ये लैंप चल जाएगा, ठीक है। जब वो नीचे गया तो इस ऑफ को 1 कर दिया इन्होंने, ऑन कर दिया, ये लैंप बंद हो गया, यानी 1 यहाँ पे ये ऑन हो गया, यहाँ ऑफ था। अब यहाँ से कोई पर्सन आता है तो वो क्या करेगा कि इस ऑन को ऑफ कर देगा, ऊपर ऑलरेडी ऑफ है तो ये लैंप चल जाएगा। जब ये वापस जाएगा तो इसको ऑफ से ऑन कर देगा। अब ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, यानी जब ये दोनों सेम हों तो आउटपुट आ जाए, जब ये दोनों डिफरेंट हो जाएं तो आउटपुट आपकी चली जाए। तो इसको हम देखते हैं कि स्विच 1 स्विच 2 जब दोनों 1 हो जाएंगे तो भी आउटपुट चल जाए, या दोनों 0 हो जाए तो आपकी आउटपुट चल जाए। तो मकसद क्या है, मकसद ये है कि अगर पर्सन यहाँ से एंटर हो रहा हो तो इस लाइट को चला ले और जाते वक्त बंद कर दे, और इसी तरीके से अगर यहाँ से एंटर हो रहा हो तो यहाँ से जाते वक्त इसको लाइट को बंद कर दे। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी इसकी जो है पीएलसी के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो ये उसकी लॉजिक होगी इसके अंदर। अच्छा, ये था अब तक का पीएलसी की जो बेसिक्स लेवल पे जो पीएलसी के मतलब जो कोर्स में जो कोर्स था वो बेसिक लेवल का इतना था। आगे मैं देखता हूँ कि अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मज़ीद इसके अंदर कुछ टॉपिक अगर पॉसिबल हुए तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कवर करवाने की कोशिश पूरी करूँगा। अच्छा, अब हम एक और जो इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ थोड़ा सा आएंगे कि एक कंट्रोल लूप के अंदर क्या होते हैं, सेंसर। सेंसर जाते हैं कंट्रोलर को, और कंट्रोलर आगे से आउटपुट जनरेट करके किसको देता है, एक्चुएटर को देता है। तो कंट्रोल वेल्व्स जो हैं इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एज एन एक्चुएटर, ठीक है। यानी आप I2P कन्वर्टर लगाते हैं जिससे आपका जो 4 to 20 मिली एम्प्स है वो 3 to 15 PSI में कन्वर्ट होता है, और वो 3 to 15 PSI आगे आपके जो कंट्रोल वेल्व है उसको ऑपरेट करवाता है। तो कंट्रोल वेल्व के बारे में हमें थोड़ी इसकी मालूमात होनी चाहिए। तो कंट्रोल वेल्व्स में जो है मेन टाइप रोटरी हो लीनियर। रोटरी मीन्स जो रोटेशन से चलते हैं, लीनियर में जो लीनियरली चलते हैं। और रोटरी वेल्व्स में बड़े मशहूर वेल्व्स हैं बटरफ्लाई वेल्व, बॉल वेल्व और प्लग वेल्व। अच्छा, बटरफ्लाई वेल्व क्या होता है, इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है, ठीक है। तो शेप डिस्क विच रोटेट इन फ्लो पाथ, ये थ्रॉटलिंग के लिए ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास जो सक्शन थ्रॉटल वेल्व्स थे वो बटरफ्लाई टाइप के लगे होते थे। अच्छा, disk is quite narrow and occupies little space in the pipeline. Valve should be closed before removal. अब ये देखेंगे इसकी डायग्राम है कि इसकी डिस्क जो है वो रोटेट करेगी 0 डिग्री से 90 तक, यानी 90 डिग्री पे ये फुली ओपन होगा, 45 पे ये पार्शल ओपन होगा, और 0 डिग्री पे ये क्लोज होगा, फुली क्लोज, ठीक है। तो the body of the valve is lined with an elastomeric material that is held in the position in the body by either bonding or mechanical means. As the disc moves into the closed position, the material of the liner is an interference fit with the disc edge. This determines the pressure, sealing capability, and the torque required to control and open the valve into and
फ्रॉम द क्लोज्ड पोजीशन। अब यहाँ पे ये सील होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, लीकेज होने का डर होता है। दूसरा, आप इसको रोटेट कौन करवाएगा, इसको आप मैनुअली भी रोटेट करवा सकते हैं हाथ से एफ की के साथ। और दूसरा जो है, आप इधर इसके ऊपर कोई मोटर लगा लें या कोई एक्चुएटर लगा लें, न्यूमेटिक एक्चुएटर, वो इसको ऑपरेट करवाएगा। यानी 3 PSI पे ये क्लोज होगा, 15 PSI पे ये फुली ओपन हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल वेल्व की टाइप्स और कौन सी हैं जी? कॉमन रोटरी टाइप वेल्व, प्लग सेगमेंट इस बॉल, रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फ्लो, सूटेबल फॉर पिग एप्लीकेशन। ये जो बॉल वेल्व होता है ये आपने अक्सर देखा हुआ, आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसकी शेप ये देखें, ये बॉल वेल्व, ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी लगे होते हैं बॉल वेल्व। ठीक है, तो बड़ा सिंपल इन डिज़ाइन एंड कॉन्सेप्ट। बॉल विद द ओरिफिस थ्रू सेंटर रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री, लाइन फोर्सेस होल्ड बॉल अगेंस्ट डाउन स्ट्रीम सीट। सीट्स यूज्ड यूजुअली मेड ऑफ PTFE। PTFE जो टेफलॉन का मटेरियल होता है, ये सीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और अदर इलास्टोमर, नो रिस्ट्रिक्शन इन लाइन व्हेन फुली ओपन, सो सुटेबल फॉर पर्जिंग, पिगिंग। पिगिंग जो होता है कि आप पिग जो लाइन की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको पिग पिग बोलते हैं। अच्छा, कैन बी फुल बोर और रिड्यूस्ड बोर, गुड फॉर द कंट्रोल। तो ये बॉल वेल्व आपके जो घरों में आप इस्तेमाल करते हैं अक्सर, ठीक है, तो ये बॉल इतना इसके अंदर ये होता है। तो ये बड़ा बड़े भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने देखे हुए हैं, हमारी जो गैस प्लांट था उसके अंदर ये लगे होते थे। अच्छा, एक और टाइप है प्लग वेल्व। प्लग वेल्व में क्या होगा कि ये जो प्लग होता है इसमें सुराख है, ओपनिंग है। ठीक है, तो अगर आप इसको 90 डिग्री मूव करेंगे तो इस ओपनिंग से फ्लो चला जाएगा, और अगर इसको वापस आप ले आएंगे तो ये रुक जाएगा आपका फ्लो, यानी ये रोटरी वेल्व में ये काउंट होगा। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेल्व्स इन यूज, व्हेन द प्लग इज रोटेटेड इट परमिट्स फ्लो थ्रू द पोर्ट ऑफ द प्लग whilst a 90 degree in either direction completely blocks the flow path, can be considered as part of the ball valve family। ball valve family में इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये देखें, ये लगा हुआ है आपका प्लग वेल्व। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। और लीनियर वेल्व्स में कौन कौन से होते हैं? ग्लोब वेल्व होता है, केज वेल्व होता है, एंगल बॉडी, वाई पैटर्न, स्प्लिट बॉडी, 3 वेव, सिंगल सीटेड, डबल सीटेड। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं कंट्रोल वेल्व्स की। ठीक है, तो अच्छा, अब ग्लोब वेल्व सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं लीनियर वेल्व्स के अंदर। और इसको मैं यूँ कहता होता था सुपरमैन से, एस यानी एस से एक बना होता है, और एस के अंदर वाला जो है आपका हॉरिजेंटल बार, वो बेसिकली कंट्रोल हो रही होती है। मोस्ट कॉमन टाइप, मेन कंपोनेंट्स आर प्लग एंड स्टीम एंड सीट रिंग, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द सिंगल स्टेज और एफिशिएंट प्लग असेंबली। ये देखें, ये एस सुपरमैन वाला, इसको मैं कहता था कि ये एस, इसको मैंने इस तरह समझा हुआ था कि जब ये आप इसको यहाँ से घुमाएंगे ये लीनियरली ऊपर जाएगा। ठीक है, और फ्लो फिर जो है आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा, लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। और जब ये आप इसको फुली घुमा देंगे क्लॉकवाइज, तो ये इसका प्लग सीट पे बैठ जाएगा। ये सीट है जो टेफलॉन की होती है, सीट रिंग भी इसको यहाँ पे सीट रिंग लगाते हैं जो सीलिंग के लिए होती है। यानी जब आपका प्लग पूरा बैठा हुआ है सीट पे तो कुछ भी पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो होती है इसे बुशिंग्स बोलते हैं, ये बुश इसे कहलाते हैं। तो इसकी भी ये देखें लिखा भी है, पोस्ट गाइड बुशिंग। इस पर भी सील प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे पास इस तरह से हुआ था कि गैस जो है वो यहाँ से लीक करना शुरू हो गई थी एक वेल्व की, तो उसको सारा हमने ओवरहॉल किया था, उतार के दोबारा से उसको सर्विस किया। इसे ओवरहॉलिंग बोलते हैं। ओवरहॉलिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसको निकाला और उसकी सर्विस की कंप्लीट, और उसको फिर दोबारा लगा दिया। तो सिंगल सीट, अब ये सिंगल सीट है, डबल सीट भी होते हैं वेल्व, आगे हम देखेंगे। सिंगल सीट टॉप गाइडेड कंट्रोल वेल्व शोइंग डिटेल्स ऑफ द प्लग एंड सीट। और ये डायरेक्ट प्लग होता है। डायरेक्ट प्लग उसे कहते हैं जो बिल्कुल ऊपर से नीचे ये बैठ रहा है, इसको हम डायरेक्ट प्लग कहते हैं। एक रिवर्स प्लग होता है जो मिसाल के तौर पर इधर नीचे लगा हुआ है, उसको आप नीचे करोगे तो वो ओपन होगा, और ऊपर करेंगे तो वो क्लोज होगा। ठीक है, तो वो रिवर्स प्लग कहलाएगा। आगे आगे इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। अच्छा जी, अब आते हैं डायफ्राम वेल्व्स के ऊपर। ये किस तरह के होते हैं जी डायफ्राम वेल्व? इसमें डायफ्राम लगा हुआ है। अच्छा, इस डायफ्राम से आप इसको कंट्रोल करें। जैसे देखें, इसको आपने फुल क्लॉकवाइज घुमा लिया तो ये पिंच हो गया। ठीक है, ये बंद हो गया आपका रास्ता। और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया तो ये आपका फुल ओपन हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डायफ्राम वेल्व। अच्छा,
अब ये देखें, ये एक्चुएटर ये इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये है वो 3 to 15 वाला, जो 4 to 20 आएगा वो I2P कन्वर्टर से 3 to 15 में चला जाएगा। अब वो जो 3 to 15 वाली पोर्ट है वो कहाँ लगेगी, वो या तो, अब देखें, अब इसमें आप देखें कि स्प्रिंग किधर लगा हुआ है, इस वेल्व के अंदर स्प्रिंग ऊपर लगा हुआ है, तो इसको आपको नीचे से प्रेशर देना पड़ेगा जिससे जो है ये ओपन होगा, ये ऊपर जाएगा। आप ये देखें कि ये ट्रैवल शो करता है, ट्रैवल इंडिकेटर, ठीक है। अब ये वेल्व आपका जो है क्या है, ये 0% पे है। जब आप इसको प्रेशर देंगे फ्रॉम डाउन साइड नीचे से, तो क्या होगा कि ये ऊपर को ओपन होना शुरू हो जाएगा। 15 psi पर ये फुली ओपन हो जाएगा इतना, यानी इसका ट्रैवल होगा 2.5 इंच का, 4 इंच का, या 3.5 इंच, जो भी है इसका ये ट्रैवल कहलाता है। अच्छा, अब ये राइट साइड वाले देंगे, इसको आप कहेंगे एयर टू ओपन, यानी इसको आप नीचे से जब एयर देंगे तो ये ओपन होगा, एयर टू ओपन, ठीक है, एयर टू ओपन कहलाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, एयर टू क्लोज। अब ये नॉर्मली ओपन, आप कह सकते हैं कि ये ओपन रहने वाला वेल्व है। अब जैसे आप इसको ऊपर से सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि स्प्रिंग के अगेंस्ट ये नीचे को मूव करेगा, और जैसे ये नीचे को मूव करेगा ये आपका ट्रैवल नीचे मूव होगा, ठीक है। तो ये एयर टू क्लोज है, एयर टू ओपन एंड एयर टू क्लोज, ठीक है। इसको यॉक बोलते हैं, ये लिखा हुआ है यॉक, पिस्टन, सिलेंडर, एडजस्टिंग स्क्रूज जो उसकी स्प्रिंग के टेंशन सेट करने के लिए होते हैं, पिस्टन और रिंग सीलिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखें, ये वो प्लग वाली बात आ गई। अब इसके अंदर क्या है, आ, अब ये देखें, इसमें एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर का एक्शन क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, ऊपर से नीचे इसको आप प्रेस कर रहे हैं, ये डायरेक्ट है, और प्लग भी ऊपर से नीचे को जा रहा है, तो ये डायरेक्ट आपका जो है एक्चुएटर एक्शन डायरेक्ट है, और इसमें वेल्व एक्शन भी आपका डायरेक्ट है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें आपको नीचे से ऊपर करना पड़ रहा है इसके एक्चुएटर को, तो ये आपका रिवर्स एक्चुएशन है, और आपका वेल्व का एक्शन भी क्या है, रिवर्स। देखें, इसमें आपका जो ये प्लग है वो आपकी सीट से नीचे है, तो इसको हम रिवर्स प्लग बोलते हैं, रिवर्स प्लग। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये आपका जो एक्चुएशन है ये रिवर्स है, लेकिन प्लग क्या है आपका डायरेक्ट। प्लग को ये वेल बोल रहा है, और एक्चुएशन, इस एक्चुएटर को ये एक्चुएशन बोल रहा है। और ये क्या है, ये आपका जो है ये आपका डायरेक्ट जो है एक्चुएटर है, और प्लग आपका क्या है, रिवर्स, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर कंट्रोल वेल्व की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये इसी तरह इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, और हमें इसी तरह इसको समझना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए, ये कंट्रोल वेल्व लगा हुआ है, ये आपकी फील्ड में इस तरह के लगे होते हैं, इस तरह के या इस तरह के। आप देखें, ये कौन सा वेल्व है, ये ग्लोब वेल्व एक आपका लगा हुआ है, ग्लोब वेल्व एस की तरह कर रहे हैं, ग्लोब वेल्व है। और अब ये प्लग कौन सा है, डायरेक्ट, डायरेक्ट प्लग है ये। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर ये देखें, ये एयर टू क्लोज है, ये डायरेक्ट आपका एक्चुएटर है, ठीक है, और डायरेक्ट प्लग है। अच्छा, इसको देखें, ये क्या है, ये आपका रिवर्स एक्चुएटर है, क्योंकि इसको आप नीचे से सप्लाई दे रहे हैं। ये देखें, इसको आप ऊपर से सप्लाई दे देना, और इसको आप नीचे से सप्लाई दे के ऑपोजिटली इसको ओपन करेंगे, और इसका जो, हाँ, इसका प्लग भी रिवर्स है। आप देखें, इसका प्लग भी रिवर्स है, इसका एक्चुएटर भी रिवर्स है। तो ये आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है ऑन एयर फेलियर, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट एयर की सप्लाई फेल हो जाए तो क्या होगा, ये वेल्व यहाँ पे लिखा हुआ कि ये ओपन हो जाएगा, दिस वेल्व विल गेट ओपन। ये कैसे ओपन होगा, कि देखिए ना, स्प्रिंग इसको ऊपर पुश कर रहा है, तो ये ऊपर उठ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा वेल्व, और इसको स्प्रिंग डाउन पुश कर रहा है, और ये रिवर्स प्लग है, तो ये नीचे चला जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये ओपनिंग मिल जाएगी फ्लो को, तो ये वेल्व ओपन होगा। अच्छा, नेक्स्ट में देखते हैं वेल्व क्लोजेस, ये कैसे क्लोज करेगा। देखें, अगर इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई फेल हो जाती है, जो नीचे वाली सप्लाई है फेल हो जाती है, तो स्प्रिंग की फोर्स से ये नीचे को इसको धकेलेगा, ठीक है, और प्लग बंद हो जाएगा, ठीक है, ये वेल्व क्लोज होगा। और रिवर्स में देखें क्या होगा, कि रिवर्स में ऊपर से प्रेशर नहीं है, तो ये ओपन ओपन हो जाएगा, ठीक है, और रिवर्स प्लग फुल बंद हो जाएगा, वेल्व क्लोजेस। तो ये था आपके जनाब, ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में होते हैं, ये आपको आने चाहिए। अच्छा, ये आगे फर्दर बता रहा है, डायरेक्ट एक्टिंग वेल्व बॉडी, प्लग को बेसिकली वो वेल्व बॉडी बोल रहा है, ये डायरेक्ट एक्टिंग है, ठीक है। अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेल्व प्लग स्टेम रिजल्ट्स इन वेल्व क्लोजिंग,
और रिवर्स एक्टिंग वेल्व बॉडी क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेल्व प्लग स्टेम रिजल्ट्स इन वेल्व ओपनिंग, यानी इसमें अगर आप डाउनवर्ड इसको मूव करें तो वेल्व ओपन हो जाएगा, रिवर्स एक्टिंग और डायरेक्ट एक्टिंग। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वेल्व्स की, कि वेल्व की करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि लीनियर होती है, इक्वल परसेंटेज होती है और क्विक ओपनिंग होती है। लीनियर का मतलब ये है कि कितने परसेंट आपने वेल्व खोला है और उसमें से कितने परसेंट फ्लो गुजर रहा है, तो लीनियर कहलाता है। आइडियली तो हमारे वेल्व्स लीनियर होने चाहिए, लेकिन लीनियर होते नहीं हैं। इक्वल परसेंटेज में देखें क्या होता है कि शुरू में देखें, शुरू में यानी 70% तक आपने इनपुट दी, लेकिन आपकी आउटपुट कितनी है 30% तक। लेकिन 70% के बाद ज़रा नोट करेंगे इसकी स्लोप कितनी ज़्यादा हो जाती है, यानी 70 से जब आप 90 तक जाते हैं तो 90 पे कितनी पहुंची हुई है ये 70% के करीब करीब, और 90 के बाद 100% पे ये 100% हो रही है, तो इसको बोलते हैं इक्वल परसेंटेज वैल्व। यानी इसको अगर शुरू में आप 40% ओपन कर देंगे ना तो फ्लो सिर्फ 10% होगा, और अगर आप इसको 70% ओपन कर देंगे फ्लो सिर्फ 30% के करीब होगा। लेकिन अगर आप मतलब इसके शुरू में फ़्लो कम होता है, इसके मुकाबले में इधर आ जाएं क्विक क्विक ओपनिंग। क्विक ओपन का मतलब ये है कि आपने इसको 10% इनपुट 10% वैल्व को खोला है, लेकिन इससे फ़्लो देखें कितने परसेंट चला गया, 30%, 30 से ज़्यादा। और 20% ओपन किया है तो फ़्लो इसका तकरीबन 65%। और ये देखें यानी 30 से कम पे इसका फ़्लो जो है ना 90 पे पहुंचा हुआ है क्विक ओपनिंग में। यानी इस वैल्व को आप थोड़ा सा भी छेड़ देंगे ना फटाफट सारे का सारा फ्लो भगा देना अपने अंदर से। तो ये वैल्व की नेचर है, ये इसकी टाइप्स होती हैं, लीनियर, इक्वल परसेंटेज, क्विक ओपनिंग। ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे कि किस एप्लीकेशन पे आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। इक्वल परसेंटेज के अंदर चेंज ऑफ फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट ऑफ वेल्व ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो इमीडिएटली बिफोर द चेंज टुक प्लेस। इक्वल परसेंटेज लीनियर करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, द चेंज इन फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट ऑफ अ वेल्व ट्रेवल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द होल स्ट्रोक। यानी इसमें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, ये स्लोप कांस्टेंट है। इसमें शुरू में डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ज़्यादा है, बाद में जाके कम हो जाता है। ये बात वो इधर कर रहा है। अच्छा, ये देखें, अब ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये करेक्टरिस्टिक्स आप कैसे बनाएंगे, तो ये बनती हैं प्लग से। जो अभी हम प्लग डिस्कस कर रहे थे ना कि डायरेक्ट एक्टिंग और रिवर्स एक्टिंग, उसकी शेप बताती है। अब जैसे इसकी शेप देखें किस तरह की है। ये होता है आपका, यहाँ पे लिखा होगा ये है आपका फास्ट ओपनिंग, क्विक ओपनिंग वाला। क्विक ओपनिंग वो इस तरह की शेप होगी इस प्लग की, और लीनियर की शेप इस तरह की होगी, पैराबोला टाइप। और ये आपकी जो है इक्वल परसेंटेज की शेप इस तरह की होगी। ये याद रखना आपने, ये बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के सवाल हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड के, कि कंट्रोल वेल्व की जो है वो करेक्टरिस्टिक कितनी किस्म की होती हैं, तो 3 तरह की होती हैं, और वो कैसे डिसाइड होती हैं, प्लग की शेप से। ये देखें प्लग की शेप आगे दिखाई हुई है, इक्वल परसेंटेज, लीनियर और क्विक ओपनिंग। अच्छा, अब रूल क्या है, use linear when pressure drop across the valve is a large proportion of the total pressure drop. Use linear for level control. Use equal percentage for pressure control. ठीक है, ये एक जर्नल से रूल ऑफ थंब है कि लेवल कंट्रोल यूज़ करेंगे लीनियर के लिए, लीनियर आप यूज़ करेंगे वेल्व लेवल कंट्रोल के लिए, और प्रेशर के लिए आप इक्वल परसेंटेज यूज़ करेंगे। एक एप्लीकेशन थी एंटी सर्ज कंट्रोल सिस्टम, मेरे चैनल के ऊपर आप उसको देख सकते हो, बड़ी मशहूर एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में उसका मैं काफ़ी मतलब उसके मुतालिक पढ़ाया भी जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर की प्रोटेक्शन होती है वो। ठीक है, वहाँ पे हम क्विक ओपनिंग वेल्व यूज़ करते हैं कि जैसे ही सर्ज आए, रिवर्स फ्लो आए, तो वेल्व आपका फटाफट जो है फ्लो आगे पास कर दे। यानी वहाँ पे हम क्विक ओपनिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन है जिसके मुताबिक आपने वेल्व की सिलेक्शन करनी है। जैसे ये एग्जांपल देखें, ये प्रेशर कंट्रोल का लूप है जिसमें आपका P1 प्रेशर है, और वो आगे जो है एक PIC लगा हुआ है, प्रेशर इंडिकेटिंग कंट्रोलर, और P2 को मेंटेन कर रहा है ये कंट्रोलर ना, इस प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। ये प्रेशर आपका जो है ये आगे जैसे वाटर की एप्लीकेशन है जो कि पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फर्दर, तो यहाँ पे आप कौन सा वैल्व लगाएंगे, ये वाला जो वैल्व, ये आपने हमें पढ़ा है कि इक्वल परसेंटेज आप यहाँ यूज़ करेंगे, इक्वल परसेंटेज वैल्व। अच्छा,
लेवल के लिए आप क्या लगाएंगे, जैसे ये लेवल कंट्रोल सिस्टम है कि जिसमें आप बॉटम से लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा करेक्टरिस्टिक यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे लीनियर, ठीक है। चूज़ लीनियर करेक्टरिस्टिक फॉर लेवल एंड चूज़ इक्वल परसेंटेज फॉर प्रेशर। अगेन ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है। कई बार ये ऐसा होगा कि प्रेशर की एप्लीकेशन होगी लेकिन वैल्व आप दूसरी तरह का लगा रहे होंगे। अगेन वो डिपेंड करेगा आपके प्रोसेस वेरिएबल के ऊपर कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, लेवल, फ्लो, और वो कौन सी एप्लीकेशन है। लेकिन ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि प्रेशर के लिए इक्वल परसेंटेज और लीनियर के लिए आप लेवल के लिए आप लीनियर यूज़ करते हैं। तो इस वीक के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर इतना ही हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।